हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं अपील के प्रोविजंस के बारे में। अपील का जो हम फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करके आ चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो लेक्चर देख रखा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे सीपीसी के लेक्चर्स को देखना शुरू नहीं किया है, सीपीसी के जो सेक्शंस वाले पार्ट हैं वो हम कंप्लीट करने पे आ चुके हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऑर्डर वाले पार्ट लेके आएँ। तो सीपीसी के जो हमने सेक्शंस वाले पार्ट किए हैं उस तरफ बढ़ते बढ़ते हम सेक्शन 104 की तरफ पहुंच चुके हैं। फाइनली हम हमारी क्लास में देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली है। सीपीसी को जब हमने शुरू किया है तो सीपीसी में हमने सबसे पहले इंट्रो पार्ट देखा था। इंट्रो पार्ट के बाद हमने स्कोप पार्ट, जहां तक हम पहुंच चुके हैं। सीपीसी में कितने पार्ट हैं कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी सी। सीपीसी में कितने पार्ट हैं? तो जो पार्ट हम आज कर रहे हैं वहां तक हम पहुंच चुके हैं, यानी कि हम जो अपील वाला पार्ट है वहां तक हम पहुंच चुके हैं। सीपीसी में कितने पार्ट हैं ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब हम सीपीसी को यहाँ तक पढ़ते पढ़ते पहुंच गए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए सीपीसी में कितने पार्ट्स होते हैं, अपील का पार्ट कौन सा है। तो ये सब चीजें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट हम लोगों को करते नहीं है भैया। आप जब कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, इसमें किस तरीके का सुधार करने की आवश्यकता है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में छोड़िए। कई बार मैं प्रश्न पूछती हूँ आपसे लेकिन आप लोग इसका जवाब नहीं देते हैं। सीपीसी जो है हमारा एक मेजर एक्ट है। मेजर एक्ट होने के साथ साथ ये क्या है, जुडिशरी में आता है। साथ में आप देखिए जेडीए की वैकेंसी अनाउंस हो रखी है। अगर अभी तक भी आपने इसको पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बहुत देर हो जाएगी। जनवरी का महीना निकल चुका है, फरवरी आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आपके पास मैटर्स अवेलेबल हैं, आप उनको जाके गो थ्रू करना शुरू कीजिए। न्यू क्रिमिनल एक्ट्स को हम लोगों ने यूट्यूब पे कंप्लीट कर रखा है, लिमिटेशन एक्ट कर रखा है। तो जब आपके पास मैटर अवेलेबल है तो आपको इसका आज से ही फायदा उठाना शुरू करना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं किया है या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टडीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देख के अपना जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए जो हम अपील का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करके आए हैं उसको आगे बढ़ाकर अपील के इस प्रोविजंस को आज हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो हम इसमें सबसे 103 तक सेक्शंस कंप्लीट करके आ चुके थे। और आज जो हम बात करेंगे वो सेक्शन 104 की करेंगे। देखिए आदेशों की अपीलों के बारे में जो प्रोविजन है वो 104 से 108 तक दे रखे हैं। 104 से 108 डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो अपील के आदेशों की अपील के प्रावधान है वो कौन से सेक्शंस में कहां से कहां तक लिखे गए हैं। जब हमारे जेडीए का एग्जाम होता है, एपीओ का एग्जाम होता है, तो वहां पर डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो पार्ट कहां से कहां तक कवर हो रहा है। तो आदेशों के अपीलों के बारे में जो प्रावधान दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें 104 से लेके 108 तक। देखिए सबसे पहले सेक्शन 104 को हम देखते हैं। वे आदेश जिनकी अपील होगी, यानी यहां पर उन ऑर्डर्स को कवर कर रखा है जिन ऑर्डर्स की अपील हो सकती है। तो सबसे पहले 104 ने क्या बोला कि जो 1 से ए से लेके एफ तक के सेक्शंस थे इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स कवर कर रहे थे उनको कर दिया गया है रिपील्ड, यानी कि उनको निरसित कर दिया गया है। तो जो ए से लेके एफ तक के पॉइंट थे उनको तो हमको देखना ही नहीं है, तो पढ़ना कहाँ से है, इसके बाद एफ एफ करके सेकेंड पॉइंट आया है वहां से हम इस सेक्शंस को आगे गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहली बात कि सेक्शन 104 में ए से एफ तक के जो प्रोविजन है वो रिपील हो चुके हैं, यानी कि हट चुके हैं। अब एफएफ क्या बोलता है कि सेक्शन 35A जो कि हम हमारी पुरानी क्लास में पढ़ के आए थे, वो जो ऑर्डर है उसकी अपील हो सकती
है। यानी कि ये जो सेक्शन 104 है ये हमको ये बता रहा है कि कौन से ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील होगी। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में ए से एफ तक इसने रिपील कर दिया था। एफ एफ करके जो पॉइंट है वो हमको बोल रहा है सेक्शन नंबर 35A जो कि ऑर्डर जो देता है उसकी अपील हो सकती है। फिर बोल रहा है मिथ्या या तंग करने वाले दावों के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। इसके अंतर्गत ये वाली जो बात बोली गई है उन ऑर्डर्स की अपील हो सकती है। फिर FFA आता है। इसके बाद एक और सेक्शन जुड़ा है FFA, यानी कि 104 FFA के अंतर्गत हमको ये बताया गया है कि सेक्शन 91 और 92। 91 क्या है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, लोक न्यूसेंस और लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। और 92 क्या बोलता है हमें, पब्लिक चैरिटी के बारे में, यानी कि लोक पूर्त कार्यों के बारे में। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वहां पे ये वर्ड लिखा हुआ रहता है लोक पूर्त कार्य, जिसको कि क्या कहा जाता है, पब्लिक चैरिटी के बारे में। इन दोनों से रिलेटेड जो प्रोविजन होंगे वहां पे संस्थित करने वाला यानी कि वाद दायर करने की इजाजत देने से इनकार करने वाला जो ऑर्डर होगा उसकी भी क्या हो सकती है, अपील हो सकती है। क्या दो पॉइंट पढ़े हमने, सेक्शन 35A में जो मिथ्या या तंग करने वाले प्रतिकारात्मक खर्चों वाले जो वाद थे उनका क्या हो सकता है, उन ऑर्डर्स की क्या हो सकती है, अपील हो सकती है। सेकेंड पॉइंट जो FFA है उसमें हमको क्या कहा गया है कि सेक्शन 91 और 92 में जो इजाजत देने से इनकार करने वाला ऑर्डर है उसकी भी अपील हो सकती है। कई बार ना केवल प्री में बल्कि मेन में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील हो सकती है और ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जिनकी अपील नहीं होगी। फिर आता है हमारा जी पॉइंट। जी पॉइंट में क्या कहा गया है, सेक्शन 95 में जो ऑर्डर दिया गया है उन आदेशों की भी अपील हो सकती है। अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की, व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए जो प्रतिकर का ऑर्डर होता है उसकी भी, उस ऑर्डर की भी क्या हो सकती है, अपील हो सकती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, H नंबर का पॉइंट बोल रहा है ऐसे ऑर्डर जहां फाइन यानी कि जुर्माना, जहां पर भी जुर्माना लगाया जाए, किसी व्यक्ति को अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार या सिविल कारागार में निरोध करता है और ऐसा जो अरेस्ट वगैरह होता है वो अदर देन एग्जीक्यूशन यानी कि निष्पादन से भिन्न होता है तो उस ऑर्डर की भी अपील की जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में ए से लेके एफ तक हमारे रिपील हो गए थे। 35A में हमको क्या कहा गया था, मिथ्या या तंग करने वाले दावों के प्रतिकर के आदेश। फिर आया था हमारा 91, 92 जो लोक न्यूसेंस और पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड था। इसके बाद सेक्शन 95 का ऑर्डर आता है और फिर H नंबर पर बोल रहा है जहां ऐसा ऑर्डर है जो जुर्माना, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध से संबंधित है, जो अदर देन अगर एग्जीक्यूशन है तो उस ऑर्डर की भी अपील हो जाएगी। याद करते हुए चलिए और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नियमों द्वारा जो अपील अलाउ है परंतु अभिव्यक्त उपबंधों के सिवाय कोई अपील नहीं होगी। यानी कि ऐसे नियम जिन पे अपील अलाउ है यानी अपील की इजाजत दी गई है, लेकिन वो प्रोविजन ऐसे ही होने चाहिए जो कि अभिव्यक्त है यानी कि आपको दिए गए हैं CPC के अंतर्गत। अगर वो CPC के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं तो उनकी अपील नहीं होगी। फिर बोल रहा है सेकंड पॉइंट, अपील में पारित किसी आदेश के खिलाफ अपील नहीं होगी। यानी कि आपने अपील करी, उस अपील के खिलाफ कोई ऑर्डर पारित हो गया तो उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगी। यानी कि आपका A नंबर का कोर्ट है, आपने A कोर्ट से B कोर्ट में अपील करी और इस B कोर्ट ने जो भी अपील पारित करी है उस अपील के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगी। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 105। 105 में हमने क्या देखा था, 104 के अंतर्गत
104 में हम देख के आए हैं ऐसे कौन से ऑर्डर्स है जिनके खिलाफ अपील होगी। अब सेक्शन 105 जो बोल रहा है वो बोल रहा है अन्य ऑर्डर, यानी कि कोई भी जो अन्य आदेश वगैरह हैं वो किस तरीके से दिए जा सकते हैं। तो किसी न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में किसी ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक अन्य आदेश की बात की जा रही है जिसमें कहा गया है कि किसी कोर्ट के द्वारा अपनी आरंभिक या अपीलीय अधिकारिता के प्रयोग में किए गए किसी ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अपील नहीं होगी। कौन सी परिस्थिति में? अगर कोई डिक्री किसी ऑर्डर से प्रभावी हो और वो ऑर्डर अपने आप में इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर का क्या मतलब हो गया? अनियमित हो, या फिर उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, त्रुटि यानी कि एरर हो गया हो, तो अपील की जा सकती है। क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 105 कि भाई कोई भी एक ऐसी कोर्ट है जिसने अपनी आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर या फिर अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग कर कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं होगी। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जब अपील की जा सकती है कि अगर किसी डिक्री के ऑर्डर से प्रभावी हो, मतलब वो जो डिक्री है वो किसी ऑर्डर से प्रभावी हो और वो जो ऑर्डर है वो अपने आप में अनियमित हो, या फिर उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई एरर रह गया हो, कोई गलती रह गई हो, तो फिर क्या किया जा सकता है? अपील की जा सकती है। ये वाला पॉइंट समझ में आया? अब इसके बाद देखो, जहां कोई व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता था और अपील नहीं करता तो उसको बाद में अपील करने नहीं दिया जाएगा। जनरल रूल है ये वाला कि आपको एक बार मौका दिया गया और आपने उस चीज का फायदा नहीं उठाया तो फिर आपको वो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि व्यथित व्यक्ति था, पीड़ित पक्षकार था, उसको अपील का मौका दिया गया कि भाई ये परिस्थिति है, तुम इसमें अपील कर सकते हो, लेकिन वो अपील नहीं करता है तो उसको फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कि भाई आपको लाभ उठाने का मौका दिया गया और आपने उसका लाभ नहीं उठाया है। अब देखिए सेक्शन नंबर 106, ये क्या बोल रहा है? कौन से न्यायालय अपील को सुनेंगे? कई बार प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसे कौन से कोर्ट्स हैं जो क्या करेंगे? अपील को सुनेंगे। तो क्या बोल रहा है कि जहां पर डिक्री के खिलाफ अपील होगी वहीं पर ही ऑर्डर के खिलाफ भी अपील होगी। केवल रेफर कर रहा है, कैसे? कि भाई जहां पर आप डिक्री के खिलाफ अपील कर सकते हो वहीं पर ही आप ऑर्डर के खिलाफ भी अपील कर सकते हो। ठीक है, यानी डिक्री और ऑर्डर साथ साथ चलेंगे। जहां आप डिक्री की अपील कर सकते हो वहां ऑर्डर की भी अपील कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब देखिए अपील संबंधी साधारण उपबंध, यानी कि जनरल प्रोविजंस बता रहा है किस बारे में? अपील के बारे में। तो देखिए सेक्शन नंबर 107 और 108 दो सेक्शन किस बारे में बात करते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जो अपील के बारे में जनरल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 107 क्या बोल रहा है? अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। कई बार ना केवल प्री में बल्कि मेन में भी पूछा जाता है कि भाई कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो अपील न्यायालय यूज कर सकता है, यानी कि अपीलीय कोर्ट की पावर कौन कौन सी होती है। तो देखिए हम जब भी किसी सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम बताते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्री में बताया, प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे आपके मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। सीपीसी एक थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट होता है, तो आप लोगों को चाहिए कि भाई जिन लोगों को भी ऐसे लगता है कि हमको सीपीसी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, आपने कहावत तो सुनी होगी, कर भला तो हो भला। अगर आपका ऐसा करने से किसी और को सीपीसी समझ में आ रही है तो आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। शर्तों और परिसीमाओं के अधीन अपीलीय न्यायालय को शक्तियां होगी, यानी कि कंडीशंस के अधीन क्या है? अपीलीय न्यायालय को पावर दी गई है। कौन कौन सी पावर दी गई है? सबसे पहले देखो, मामले का अंतिम रूप से अवधारण, यानी कि फाइनल डिस्पोजल करने का
फाइनल डिस्पोजल करने की जो पावर है वो अपीलीय कोर्ट के पास हो सकती है। इसके बाद प्रतिप्रेक्षण यानी कि रिमांड करने की। फिर विवादक विरचित करे, उसको लगता है कि जो मेरे पास मामला आया है उसमें जो विवादक हैं वो सही तरीके से विरचित नहीं किए गए हैं, यानी कि एक पक्ष ने कोई बात कही, दूसरे पक्ष ने उसको इनकार किया, ये विवादक होता है। उसको लगता है कि ये जो मेरे पास मामला आया है उसमें विवादक जो भी तथ्य रखे गए हैं वो सही तरीके से पेश नहीं हुए हैं, तो फिर वो क्या कर सकता है, विवादक को विरचित कर सकता है और उन्हें विचारण के लिए यानी कि ट्रायल के लिए क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है, एक्स्ट्रा एविडेंस ले सकता है। और क्या कर सकता है, इसकी सेम वैसी ही पावर होती है जैसे कि ट्रायल कोर्ट की होती है, सेम पावर एज ट्रायल कोर्ट। क्या क्या निकला निष्कर्ष इस बात का, सेक्शन नंबर 107 कहता है कि शर्तों और परिसीमाओं यानी कि कंडीशंस और लिमिटेशन के अकॉर्डिंग जो अपीलीय कोर्ट होता है वो क्या क्या कर सकता है, किसी मामले को फाइनल रूप से अवधारित कर सकता है, विवादक विरचित कर सकता है, ट्रायल के लिए भेज सकता है, प्रतिप्रेक्षण रिमांड वगैरह करा सकता है, अगर उसको लगता है तो अतिरिक्त एविडेंस वगैरह ले सकता है। ये सारे काम क्या कर सकता है, अपीलीय कोर्ट कर सकता है। अब देखो सेक्शन नंबर 108 क्या बोल रहा है कि अपीलीय डिक्रियों और आदेशों की अपीलों की प्रक्रिया। अपीलीय डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया, तो अपीलीय डिक्रियों की अपीलों को लागू होगी और आदेशों की अपीलों को, यानी कि जो डिक्री में अपील की जाती है वो इस पे डिक्री पे लागू हो जाएगी और जो आदेशों की लागू होती है वो आदेशों पर लागू हो जाएगी। यानी जब हम डिक्री के मामले में अपील कर सकते हैं तो वहाँ डिक्री के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे और जहाँ पर हम ऑर्डर्स के मामले में अपील कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या होंगे, अपील के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। तो ये थे जनरल बात, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखो उच्चतम न्यायालय में अपीलें, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। उच्चतम न्यायालय में अपीलें यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील होती है उसकी बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है जो दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे जो अपनी अपील वगैरह होती है उसके प्रोविजंस हम यहाँ पर देखेंगे, सेक्शन नंबर 109 से लेके 112 तक, ठीक है। सेक्शन 109 क्या बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय में अपीलें यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से अपील की जाएगी। तो किसी हाई कोर्ट यानी कि किसी हाई कोर्ट की जो सिविल कार्यवाही है, यहाँ पर मैंने सिविल कार्यवाही ही क्यों लिखा है, क्रिमिनल कार्यवाही क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सीपीसी पढ़ रहे हैं। तो जब सीपीसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्रिमिनल का तो कोई मैटर नहीं है, ना यहाँ पर सीआरपीसी अप्लाई हो सकती है, ना यहाँ पर बीआरएसएस अप्लाई हो सकती है। तो बोल रहा है कि किसी हाई कोर्ट में जब सिविल कार्यवाही की बात होती है, सिविल प्रोसीडिंग की बात होती है, तो उसके किसी निर्णय यानी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी यदि हाई कोर्ट प्रमाणित करे कि व्यापक महत्व का कोई सारवान विधिक प्रश्न है, ठीक है, और उसके बाद हाई कोर्ट की राय में उस प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। रीड कर लिया। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 109 बोल रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील किस तरीके से की जाएगी। तो ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसमें अपील कैसे की जाएगी, भाई इसके पास जो मैटर आएगा वो कहाँ से आएगा, हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट भी कैसा होना चाहिए, जिसके पास कौन सी अधिकारिता हो, सिविल केस को सुनने की अधिकारिता हो, यानी कि सिविल प्रोसीडिंग की बात की जा रही है, सिविल प्रोसीडिंग की बात की जा रही है। जब सिविल प्रोसीडिंग की बात की गई तो फिर ये बोल रहा है कि भाई जो हाई कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया यानी कि जजमेंट दिया या फिर कोई डिक्री पास की या फिर कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो इसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब कोई विधिक महत्व का प्रश्न हो। और किसको लगना चाहिए कि विधिक महत्व का प्रश्न है, तो विधिक महत्व के प्रश्न की बात कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। यानी कि हाई कोर्ट को लगता है कि लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो गया है तो वो हाई कोर्ट को कह सकता है कि भाई इसकी अपील आपके पास की जाएगी।
और इसके बाद क्या बोल रहा है कि हाईकोर्ट को लगता है कि भाई ये जो प्रश्न है वो मेरे द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका निर्धारण तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हो सकता है, तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकता है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर 110 से 118 तक रिपीट हो चुके हैं। तो देखिए आपके लिए तो ये आसानी हो गई है कि भाई इतने सारे सेक्शंस को हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो देखा जाए तो बेसिकली इस वाले पॉइंट में हमने केवल एक ही सेक्शन को देखा है, और अब हम सेक्शन नंबर 112 की बात करेंगे, जो किस बारे में बात करता है, सेविंग्स यानी कि व्यावृत्ति के बारे में बात करता है। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, हम हमारे अपील के प्रोविजंस को समाप्त कर लेंगे। क्या बोल रहा है 112, सेविंग्स की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि इस धारा की कोई भी बात प्रभाव नहीं डालेगी। किस पर प्रभाव नहीं डालेगी, आर्टिकल 136। अब यहाँ पे कौन से आर्टिकल की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 136 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है, और आर्टिकल 145 जिसमें नियमों में हस्तक्षेप की बात की गई है, उसकी बात यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहां पर उसको क्या दी गई है, विशेष पावर दी गई है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इसमें वर्णित बात क्रिमिनल, क्रिमिनल यानी कि जो आपराधिक प्रोविजंस होते हैं वो, नवाधिकरण और उपनवाधिकरण, इन पर भी अप्लाई नहीं होंगे। देखिए कई बार प्री में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये जो प्रोविजंस हैं इस धारा की जो भी बात होगी वो कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर आर्टिकल में 136 जो है उसमें और 145 में जो स्पेशल पावर दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को, उस पर ये अप्लाई नहीं होगी, भाई वहां पे वो अपनी स्पेशल पावर यूज करेंगे। और साथ ही बोल रहा है क्रिमिनल, क्रिमिनल पर क्यों नहीं अप्लाई होगी, भाई क्रिमिनल पर इस पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उनके पास अपना खुद का लॉ है, यानी कि CRPC, और साथ ही जिसको कि अब उसकी जगह पे कौन आ गया है, BNSS। तो जब उनके पास क्रिमिनल लॉ है ऑलरेडी, तो वो सिविल के प्रोविजंस को क्यों उठाएंगे भाई, इसीलिए कहा गया है कि उनके प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, तो आई बात समझ में। सेक्शन 112 किस बारे में बात कर रहा है, व्यावृत्ति के बारे में बात कर रहा है। तो आज हमने हमारी क्लास में क्या किया है, अपील का जो प्रोविजन है ना, अपील के जो प्रोविजंस हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कंटेंट रेडी होता है, फिर आप लोगों के पास वीडियो डिलीवर होता है, कई बार टाइम लग जाता है, कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है कि समय पे वीडियो नहीं आ पाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके कि भाई हम आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है, इस पर बहुत सारे लॉस रखे हुए हैं जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। तो आज ही इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपील के प्रोविजंस तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अचानक से क्या होता है, वैकेंसी अनाउंस हो जाती है, हमारे पास होता है मैटर अवेलेबल, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसका कि हमको भारी नुकसान बाद में उठाना पड़ता है। उससे क्या होता है, लास्ट में कोर्स बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि इतना सारा कोर्स है, CPC इतनी बड़ी है, हम कैसे कर पाएंगे। तो अगर आपके पास मैटर अवेलेबल है तो आपको उसका आज से ही फ़ायदा उठाना शुरू करना चाहिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें कि हम रेफरेंस और रिव्यू वगैरह इनके बारे में प्रोविज़न पढ़ेंगे, निर्देश पुनरीक्षण वगैरह इनके बारे में प्रोविज़न पढ़ेंगे, और जल्दी से जल्दी हमारा CPC के सेक्शंस वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ में, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।